मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज की 12 दिसंबर। तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा आज का पहला टॉपिक है ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। तो रिसेंटली इसकी वर्चुअल मीटिंग की गई है इंडिया के द्वारा, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि जो स्टेबल होता है उसको हम एज ए बायोफ्यूल जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में जानेंगे और आत्मनिर्भर हस्त शिल्पकार स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वुमेन फार्मर्स इन द कंट्री और जानेंगे कि सिक्स स्केड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो न्यूज़ में क्यों है। और लास्ट में हम देखेंगे रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के बारे में। तो पहली न्यूज़ है हमारी ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। तो देखिए इंडिया ने जो है को चेयर किया है ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव की जो मीटिंग हुई, तो कनाडा के साथ मिलके इसको चेयर किया गया है इंडिया के द्वारा। और ये मीटिंग जो है ये वर्चुअली कंडक्ट की गई। तो जान लेते हैं मीथेन के बारे में। तो मीथेन जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है, वैसे ही मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो ये नेचुरल गैस का कंपोनेंट भी है। ठीक है, तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी मीथेन जो है वो रिलीज़ होता है। उसके अलावा कुछ नेचुरल एक्टिविटीज़ भी हैं जिसके द्वारा मीथेन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज के बारे में। मीन्स ऐसे सोर्सेज जो कि ह्यूमन के द्वारा, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि ह्यूमन के द्वारा की जाती हैं, ठीक है, लोगों के द्वारा की जाती हैं, जिसकी वजह से मीथेन रिलीज़ होता है। तो वो टोटल 60% जो मीथेन रिलीज़ होता है उसका 60% जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। जैसे कि लैंडफिल है। लैंडफिल मतलब जैसे मान लिए कि जो गड्ढे वगैरह हैं तो वो जो है भर दिए जाते हैं। ऐसे जो भी गार्बेज वगैरह है तो उसमें डंप कर दिया जाता है उस ग्राउंड में। ठीक है, तो लैंडफिल के थ्रू हो गया, या ऑयल एंड नेचुरल गैस सिस्टम के थ्रू हो गया, या जो भी एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसके द्वारा भी मीथेन रिलीज़ होता है। कोल माइनिंग, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, तो वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में भी जो है मीथेन यूज़ होता रिलीज़ होता है। और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी हैं जिसमें मीथेन रिलीज़ होता है। द ऑयल एंड गैस सेक्टर्स आर एमंग लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स। और सबसे जो बड़ा कंट्रीब्यूटर है इसमें वो ऑयल और जो गैस सेक्टर है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा मीथेन जो है वो रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन सोर्स का एक सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है, वो जो सोर्स है मीथेन रिलीज़ होने का, वो ऑयल एंड गैस सेक्टर है। ठीक है, दिस एमिशंस कम प्राइमली फ्रॉम द बर्निंग फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो जो हम फॉसिल फ्यूल बर्न करें, डीजल, पेट्रोल या केरोसिन ऑयल, तो इन सब चीज़ों से भी जो है मीथेन रिलीज़ होता है। डिकम्पोजिशन इन लैंडफिल या एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उससे भी मीथेन रिलीज़ होता है। तो अब बात करते हैं ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव के बारे में। तो देखिए जो ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव है एक वॉलंटरी गवर्नमेंट एंड इनफॉर्मल इंटरनेशनल पार्टनरशिप हैविंग मेंबर फ्रॉम 45 कंट्रीज़। तो इसमें जो है 45 देश के जो मेंबर हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा भी शामिल हैं। और मेनली इस फोरम को क्रिएट किया गया था ताकि जो जिस ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू ये जो मीथेन रिलीज़ हो रहा है एटमॉस्फेयर में, तो उसको जो है कम किया जा सके। उसका जो एक ट्रांजिशन है उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो जितने भी इसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो साथ मिल के आती हैं और इस विषय पे बात ये होती है कि कैसे हम किन प्रोसेस के थ्रू जो है मीथेन का एमिशन जो है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, इस फोरम को देखिए क्रिएट किया गया था 2004 में, और इंडिया तभी से इसका मेंबर बना हुआ है। और उसके बाद जो है इसकी वाइस चेयरमैनशिप भी इंडिया को मिल चुकी है। नेशनल गवर्नमेंट्स आर इनकरेज टू ज्वाइन जीएमआई एज पार्टनर कंट्रीज़। तो देखिए सरकारों को जो है इनकरेज किया जाता है कि आप ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव को ज्वाइन करिए। ठीक है, एज ए पार्टनर कंट्री। और कुछ जो नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू जो ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव का एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट नेटवर्क है उसके द्वारा जो है वो नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं किस एरिया पे फोकस करता है। तो मेनली देखिए ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव जो है वो 5 सेक्टर्स पे फोकस करता है। ठीक है, जिसकी वजह से ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिससे मीथेन रिलीज़ होता है। तो एग्रीकल्चर हो गया, कोल माइनिंग, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है, और वाटर वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है, और उसके अलावा ऑयल एंड गैस सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो ये 5 सेक्टर्स हैं जिस पे मेनली इनका फोकस रहता है। अब मीथेन फोकस में क्यों रखा गया है, ये इनिशिएटिव क्यों है। तो देखिए मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस का एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, मींस अगर कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में देखें तो 25 से 28 गुना जो है ये ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, और एक यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि करीब करीब जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसका जो 25% है वो मीथेन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है।
ठीक है। तो मीथेन जो है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस में कंट्रीब्यूशन होता है वो मीथेन का होता है। और अगर इंटरनेशनल पैनल और ऑन क्लाइमेट चेंज की बात माने तो मीथेन अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द 1 डिग्री सेल्सियस नेट राइज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर। ठीक है। तो करीब करीब ये कहा जा रहा है कि जो 1 डिग्री सेल्सियस हमारा जो टेम्परेचर इंप्रूव हुआ है, जो नेट जो एवरेज टेम्परेचर है, तो उसमें जो आधा जो योगदान है वो इस मीथेन गैस की वजह से ही इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है स्टेबल बर्निंग को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए फॉसिल फ्यूल। तो रिसेंटली हमारी जो केंद्र सरकार है वो एक प्लान बना रही है जिसके थ्रू जो भी हम स्टेबल है उसको हम एज ए बायोफ्यूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेबल बर्निंग ये होता है कि जैसे हम सपोज़ करिए कि जो भी किसान हैं वो क्या करते हैं कि अगर उन्होंने धान जो है खेत में लगाया तो फिर उसको धान को जो है काटने के बाद जो रेसिड्यू जो बच जाता है, तो अगला क्रॉप जो है जल्दी से लगाने के लिए उस रेसिड्यू को जो है खेत खाली करने के लिए जला दिया जाता है। तो उसी को हम स्टेबल बोलते हैं, और जो जलाने का जो प्रोसेस है उसको स्टेबल बर्निंग बोलते हैं। तो स्टेबल बर्निंग इज एन एक्ट ऑफ सेटिंग फायर टू क्रॉप रेसिड्यू टू रिमूव देम फ्रॉम द फील्ड सो नेक्स्ट क्रॉप। तो नेक्स्ट क्रॉप जो बोने के लिए जो क्रॉप रेसिड्यू होता है उसको जला दिया जाता है। तो ये ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और यूपी के इलाके में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है। जहाँ पे धान की खेती होती है, चावल की जो खेती होती है उसमें। और विंटर सीजन में देखने को ज़्यादा मिलता है। अक्टूबर से ये शुरू हो जाता है और नवंबर तक जो है ये पीक पकड़ लेता है। ठीक है। तो देखिए दिसंबर 10 2015 में जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है उसने क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग को, स्टेबल बर्निंग को बैन किया था राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब के इलाकों में। क्योंकि यहाँ पे अगर स्टेबल बर्निंग किया जाता तो उसका इफेक्ट हमें जो है वो दिल्ली में देखने को मिलता है। ठीक है। अब बात करते हैं बायोफ्यूल्स क्या होते हैं। तो बायोफ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो किसी बायोमास से प्रोड्यूस किए जाएँ। ठीक है। जैसे कि नेचुरल फ्यूल्स जो होते हैं। ठीक है। मीन्स जैसे कि हम अभी डीजल, पेट्रोल या अदर फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जगह जो है जो भी हम बायोमास के थ्रू जो प्रोड्यूस करेंगे वो हमारा बायोफ्यूल होगा। ठीक है। तो वो डीजल, पेट्रोल या अदर फॉसिल फ्यूल की जगह हम बायोफ्यूल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। तो देखिए द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हैज़ नोटेड इट्स रिपोर्ट। देखिए क्या हुआ कि करीब करीब जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ऑन एम्पावरमेंट एंड ऑन ऑफ वुमेन, तो इसने एक रिपोर्ट जारी किया और ये कहा गया कि सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में जो पैसा लगाती है उस पैसे का जो 80% है वो केवल मीडिया कैंपेन में चला जाता है। मीन्स इस स्कीम का ऐड करने में, प्रचार करने में ही 80% जो पैसे हैं वो खर्च हो जाते हैं। ठीक है। तो इनके द्वारा ये रिकमेंड किया गया है कि अब ये ज़रूरत है कि मीडिया कैंपेन में ज़्यादा पैसे न खर्च करके जो गर्ल्स हैं उनके हेल्थ पे और उनके शिक्षा पे जो है पैसे खर्च किए जाएं। ठीक है। तो उसके अलावा जो यूटिलाइजेशन दिखा है इस स्कीम में वो भी बहुत पुअर दिखा है। एडवोकेसी एंड मीडिया कैंपेन्स इंक्लूड टेलीविज़न पब्लिसिटी। अब इस देखिए जो भी स्कीम्स में जो पैसे खर्च हुए हैं तो ये टेलीविज़न में जो है ऐड वगैरह देने में, या जो प्रिंट मीडिया है न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, एसएमएस कैंपेन, रेडियो स्पॉट्स और कम्युनिटी एंगेजमेंट थ्रू एग्जीबिशन वैन्स। तो इन चीज़ों में जो है ज़्यादा इसको प्रचार प्रसार करने में ज़्यादा पैसे जो है इन्वेस्ट किए गए हैं। और लेकिन ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जो है उसका ये रिकमेंडेशन है कि इसको हेल्थ और एजुकेशन में जो है यूज़ करना चाहिए। अब देखते हैं क्या थी ये स्कीम। तो देखिए इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जनवरी 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था ताकि जो सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन होता है, मीन्स अगर लड़की होती है तो लोग उसको अबॉर्ट करवा देते हैं, जिसको सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन बोलते हैं, एंड द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो। और जो सेक्स रेशियो हमारा डिक्लाइन कर रहा है तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, जो कि 1000 बॉयज़ पे 918 गर्ल्स थी 2011 के जनगणना के हिसाब से। और इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 405 डिस्ट्रिक्ट्स में। और देयर इज़ ए क्लियरली लेड डाउन फार्मूला फॉर यूटिलाइजेशन फॉर फंड्स ऑफ 50 lakhs अ ईयर एंड एमार्क डिस्ट्रिक्ट फॉर यूटिलाइजेशन अंडर 6 डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो देखिए एक डिस्ट्रिक्ट को जो है करीब करीब 5 लाख प्रति वर्ष जो है वो दिए जाते हैं और 6 अलग अलग इसमें कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है जहाँ उनको पैसे जो है खर्च करना है। ये कहा गया कि 16% जो पैसे हैं वो कैपेसिटी बिल्डिंग में खर्च किए जाएंगे, 50% जो है वो इनोवेशन और लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने में, लोगों को जागरूक करने में पैसे खर्च किए जाएंगे, 6% जो है वो चीज़ को मॉनिटर करने में और इवेलुएट करने में खर्च किए जाएंगे, 10% जो पैसे हैं वो हेल्थ के ऊपर जो है खर्च किए जाएंगे, और 10% और जो है वो एजुकेशन के ऊपर, और जो 8% बचा वो फ्लेक्सी फंड्स के ऊपर इस्तेमाल किए जाएंगे। तो हर स्टेट जो हर डिस्ट्रिक्ट है
हर डिस्ट्रिक्ट को करीब करीब 50 लाख जो है एक साल में मिलता है कि आप इन 6 एरियाज़ पे जो है वो वर्क करें। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है आत्मनिर्भर हस्तशिल्प कला स्कीम की। ठीक है, तो इसको देखिए लॉन्च किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक प्राइमरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो भी आर्टिसंस वगैरह हैं, ठीक है, जो भी हस्तशिल्पकार हैं, तो उनको एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया सके, जो पैसे की जो हेल्प है वो प्रोवाइड किया सके। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टर्म लोन के उसमें एज ए लोन इनको पैसे दिए जाएंगे। तो फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ फॉर सेटिंग अप एक्सपेंशन मॉडर्नाइजेशन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अदर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू सेक्टर। तो इनको जो है मीन्स जो हस्तशिल्पकार जो लोग हैं, तो उन आर्टिसंस को क्या किए जाएंगे, सरकार के द्वारा जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पैसा जो है प्रोवाइड किया जाएगा एज ए लोन, ताकि वो अपनी जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी ये शिल्पकार जो कला है उसको और एक्सपेंड कर सकें और मॉडर्नाइज कर सकें। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है वुमेन फार्मर्स इन द कंट्री। तो देखिए एज पर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16, 2015-16 में जो एग्रीकल्चर सेंसस जो है वो कंडक्ट किया गया था, तो उसमें ये कहा गया करीब 11.72% ऑफ जो फीमेल हैं वो इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, देखिए द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंपाइल्स disseminates information on suicides and this publication title accidental death and suicide in India। देखिए NCRB जो है आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, और ये हर साल जो है एक रिपोर्ट जारी करती है जिसमें एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड की बात की जाती है। ठीक है, तो अगर इस पब्लिकेशन की बात माने तो इसमें जो है फार्मर वर्ड को जो है डिफ़ाइन किया गया है, और ये कहा गया है कोई भी ऐसा पर्सन जिसका जो प्रोफेशन है फार्मिंग है, जिसमें अगर मान लीजिए वो लैंड का कल्टीवेशन करता है, वो उसकी ज़मीन खुद की हो या उसने ज़मीन जो है लीज पे लिया हो, ठीक है, तो वो जो है फार्मर की डेफिनेशन में आएगा। अगली न्यूज़ है हमारी 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंध में। तो देखिए जो लद्दाख के जो सोसाइटी ग्रुप्स हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स लद्दाख के, तो वो ये डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख को 6वीं अनुसूची में इंक्लूड कर देना चाहिए। ठीक है, तो जो ये डिमांड है ये कब शुरू हुआ, तो जब लद्दाख का जो ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि ये कहा जा रहा था कि जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं, तो वहाँ के ट्राइबल्स की संख्या ज़्यादा है और उनके इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, तो इसी के संबंध में ये डिमांड जो है हमें देखने को मिल रही है। अब बात करें कि इसकी ज़रूरत क्या है, तो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मोर देन 90% ऑफ लद्दाख पॉपुलेशन ट्राइबल। तो ये कहा जा रहा है कि करीब करीब 90% से ज़्यादा की जो आबादी है लद्दाख की, तो वहाँ पे ट्राइबल जनजाति के लोग जो हैं वो निवास करते हैं। ठीक है, तो उसमें स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक है, बाल्टी, बेड़ा, बोटो, बुरकपा या ड्रकपा, डर्ड, सिन, चंगपा, गर्ग, मोन, पुरिगपा, तो ये सब जो ट्राइब्स हैं ये लद्दाख में निवास करती हैं और इनके अपने अलग अलग जो डिस्टिंक्ट कल्चर हैं, हेरिटेज हैं, ठीक है, तो जिनको प्रिजर्व करने की और प्रमोट करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए डिमांड हो रही है कि इसको 6 शेड्यूल जो है हमारी 6वीं अनुसूची इसमें इंक्लूड कर देना चाहिए। अब देखिए 6 शेड्यूल के बारे में देखते हैं। इट प्रोटेक्ट ट्राइबल पॉपुलेशन को जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है, एक ऑटोनॉमी उनको प्रोवाइड करता है, जो यहाँ की जो कम्युनिटीज़ रहती हैं उनको एक ऑटोनॉमी जो है अपनी एक खुद की वो नियम कानून जो है वो बना सकते हैं। एक ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाता है, ठीक है, जो कि इनको ये पावर देती है कि वो लैंड के संबंध में या पब्लिक हेल्थ के संबंध में, एग्रीकल्चर के संबंध में जो भी नियम कानून है, लॉज हैं, वो ये खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी 10 ऑटोनॉमस काउंसिल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जो कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम जो है वो 6 शेड्यूल में आता है। और ये जो स्पेशल प्रोविज़न है तो इसको पावर देने का काम करता है हमारे संविधान का आर्टिकल 242, 244 क्लॉज 2 और आर्टिकल 275 क्लॉज 1। ठीक है, तो उसके बाद देखें तो जो हमारे गवर्नर हैं वो एम्पावर होते हैं टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स। तो जो भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे राज्यपाल जो है वो एम्पावर्ड होते हैं, उनके पास ये पावर होती है। अगर मान लीजिए कि उस एरिया में अगर डिफरेंट ट्राइब्स रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक अलग अलग ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो गवर्नर के द्वारा जो है वो बनाया जा सकता है। अब इसका कंपोजिशन की बात करें तो ईच ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैज़ ए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 30 मेंबर्स। तो हर जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होगा उसमें एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा जिसमें 30 सदस्य होंगे
और जिसमें से 4 जो होंगे वो नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, राज्यपाल उसमें से 4 को नॉमिनेट करेगा, और जो बाकी के 26 होंगे वो इलेक्शन के द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, तो 30 मेंबर्स में से 26 जो हैं वो इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं, और 4 जो हैं वो राज्यपाल उनको नामित करता है। टर्म की बात करें तो इलेक्टेड मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, जो जो चुने हुए लोग हैं वो 5 साल के लिए होंगे। ठीक है, एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो उनको गवर्नर जो है वही रिमूव कर सकते हैं, उनके प्लेजर में अपना ऑफिस वो होल्ड करेंगे। ठीक है, और जो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो या तो अपने 5 साल पूरा होने तक मेंबर रहेंगे, या जब तक कि वो काउंसिल जो है डिसॉल्व नहीं कर दिया जाता है तब तक। तो देखिए, हर ऑटोनॉमस रीजन का जो है एक सेपरेट रीजनल काउंसिल भी होता है। बात करें क्या पावर है इस काउंसिल का, तो जैसे डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल एडमिनिस्टर द एरियाज अंडर देयर जुरिडिक्शन, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल होंगे तो उनके अंडर जो भी एरियाज आएंगे तो उन पे उनका जो है जुरिडिक्शन होगा, वो लॉ बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए लैंड के संबंध में कोई मैटर है, जंगल से संबंधित है, पानी जो कैनल वाटर होता है उससे संबंधित है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के संबंध में है, विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में है, या प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस के संबंध में है, या शादी विवाह या डाइवोर्स के संबंध में है, और जो वहाँ के सोशल कस्टम रीति रिवाज हैं उसके संबंध में है। ठीक है, लेकिन जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो कब पास होंगे, जब गवर्नर उनको सहमति देगा। ठीक है, जब गवर्नर की सहमति के बाद भी जो है बाद ही जो है कोई नियम कानून बनाए जा सकते हैं। बात करें विलेज काउंसिल की, तो देखिए डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल विद इन देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कैन कंस्टिट्यूट विलेज काउंसिल, तो जो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल हैं वो जो है अपने जो उनका जो जुरिडिक्शन एरिया है उसके अंदर जो है वो विलेज काउंसिल का गठन भी कर सकते हैं, या जिसको हम विलेज कोर्ट्स भी बोलते हैं, वहाँ पे वो ट्रायल वगैरह भी कर सकते हैं, और ट्राइब्स के बीच के जो केसेस होते हैं उनकी हियरिंग जो है विलेज काउंसिल के कोर्ट्स में की जाती है। ठीक है, द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ओवर दिस सूट्स एंड केसेस स्पाई बाय द गवर्नर, और देखिए जो इसका जुरिडिक्शन है वो ये जो है हाई कोर्ट में एक तरह से इसकी सुनवाई हो सकती है, और जो भी केसेस हैं उसके स्पेसिफिकेशन जो इसको स्पाई करने का काम जो है वो हमारे राज्यपाल करेंगे। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से। तो देखिए बालकृष्ण दोषी एक आर्किटेक्ट हैं ये, तो इनको जो है रॉयल गोल्ड मेडल जो है उनको दिया जाएगा, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट ऑनर ऑफ आर्किटेक्चर है। मीन्स पूरे वर्ल्ड में जो है ये सबसे बड़ा एक गोल्ड मेडल है जो कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। और अपने 70 साल के कैरियर में इन्होंने करीब 100 से ऊपर प्रोजेक्ट्स में काम किया है। इनकी उम्र अभी 94 ईयर्स है। ठीक है, और ये आर्किटेक्ट में जो है ये इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा ये आर्किटेक्ट के संबंध में जो है पढ़ाते वगैरह भी हैं, टीचिंग भी करते हैं। Given in recognition of a lifetime work, the Royal Gold Medal is approved personally by Queen Elizabeth II, और इस रॉयल गोल्ड मेडल को जो है अप्रूव करने का काम करती हैं क्वीन एलिजाबेथ II। ठीक है, तो ये उन पर्सन को दिया जाता है जो कि आर्किटेक्चर में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस देखने को हमको मिलता है एडवांसमेंट ऑफ आर्किटेक्चर पे। तो ये क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा जो है ये जो मेडल है ये रिकॉग्नाइज किया जाता है और अप्रूव किया जाता है और दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।